एक राज्य के छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रमेश की एक बेटी थी जो जन्म से ही अंधी थी। उसका नाम था आरती। आरती दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रमेश अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित रहता था। ऐसे ही एक दिन रमेश को परेशान देख उसके गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है रमेश बेटा, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो क्या? क्या बात है बताओ। रमेश बोला, अब क्या बताऊं चाचा जी, आप तो जानते ही हैं, आरती की मां की जाने के बाद से आरती की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। और अब आरती बड़ी हो गई है, लेकिन क्या करे, उसके अंधे होने के कारण आरती से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। चाचा जी, अब आप ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? चाचा जी ने कहा, रमेश बेटा, तुम चिंता मत करो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। रमेश बोला, हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं चाचा जी। मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है? इतना कहकर रमेश नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। रमेश नदी के बीचों बीच अपनी नाव से जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाज़ा अब आप ही खोलिए। यह कहकर रमेश मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। रमेश के जाल में बहुत ही कम मछलियां फंसी हुई थीं। यह देख रमेश और भी परेशान हुआ। अरे, आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। यह सोचते हुए रमेश मछलियां बेचने बाजार जाता है। रमेश मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि आरती उदास घर के बाहर बैठी थी। आरती बेटी, मैं घर आ गया। आरती बोली, बाबा, आप आ गए? आपने आज आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। रमेश बोला, अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियाँ हाथ ही नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। तो चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह से ना तुझे मेरी चिंता होगी और ना मुझे तेरी चिंता होगी। क्यों बेटा, ठीक है ना? आरती बोली, हाँ बाबा, यह ठीक रहेगा। अगले दिन रमेश ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, जल्दी कर, वरना जाने में देर होगा और फिर हमें आने में भी देर हो जाएगी। आरती ने कहा, ठीक है बाबा, चलिए। रमेश आरती को लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नदी के किनारे पहुंचकर रमेश आरती से कहता है, बेटी, हम पहुंच गए। अब तो नाव में आराम से बैठ जा, फिर हम मछलियां पकड़ने चलते हैं। आरती बोली, बाबा, मैं गिरूंगी तो नहीं ना? रमेश बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, बस तू आराम से बैठ। आरती आंखों से देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप नाव पर बैठ जाती है। फिर रमेश नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। रमेश परेशान हो जाता है। आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। मछलियां जाल में फंसती ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो दोनों भूखे मर जाएंगे। रमेश यह सोच ही रहा था कि तभी वहां सोहन नाम का एक दूसरा मछुआरा अपनी नाव लेकर रमेश के पास आकर बोला, अरे रमेश भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो? यह लड़की कौन है? रमेश बोला, सोहन भाई, यह मेरी बेटी है आरती। सोहन बोला, अच्छा अच्छा, यह तुम्हारी बेटी है, ये तो देख नहीं सकती है ना? वैसे रमेश भाई, तुम्हारी बेटी तो देखने में बहुत ही सुंदर है, बस भगवान ने आंखें देना भूल गए। रमेश बोला, सोहन भाई, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ऐसा है कि मेरी बेटी चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है, समझे? सोहन बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मैं समझ गया। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
सोहन की बातों से आरती मन ही मन उदास हो जाती है। तभी रमेश उससे कहता है, आरती बेटा, क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसो लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातों पर हंसना, मजाक बनाना। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, है ना बेटा? आरती ने कहा, बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। रमेश बोला, हाँ, शाबाश मेरी बच्ची, तेरी यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटी, मैं नाव किनारे पर ले चलता हूँ, फिर मैं तेरे लिए जंगल से फल तोड़ कर लाऊंगा, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। रमेश इतना कहकर नाव किनारे पर लगाकर आरती को पेड़ की छांव में बैठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफी देर हो जाती है पर रमेश लौटा नहीं था। आरती परेशान होने लगती है। बाबा, बाबा, लगता है बाबा अब तक नहीं आए, पर बाबा को इतनी देर क्यों लग रही है? आरती यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार गुजरते हैं। आरती को अकेला देखकर वह रुक जाते हैं और पूछते हैं, सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आरती ने कहा, आप कौन हैं? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार समयराज हूँ, इस राज्य के राजा राय बहादुर का बेटा। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था, तुम्हें यूं अकेले बैठा देखा तो रुक गया। कौन हो तुम? आरती अब राजकुमार को सारी बात बताती है। इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। राजकुमार हैरान हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है। अभी राजकुमार और आरती आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी समय एक शेर वहां आ जाता है और राजकुमार पर हमला कर देता है। आवाजें सुनकर आरती घबरा जाती है। राजकुमार जी, राजकुमार जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? राजकुमार ने कहा, अरे एक शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। आरती बोली, मैं क्या करूं? मैं कैसे मदद करूं? इतने में वहां रमेश आ जाता है और यह सब देखकर हैरान हो जाता है। रमेश तुरंत राजकुमार का धनुष और तीर उठाकर शेर को सर पर मार देता है और शेर मर जाता है। राजकुमार रमेश से कहने लगा, आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश बोला, इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे को मुसीबत से बचाना यही तो हम सबका कर्तव्य है। राजकुमार बोला, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आप हैं कौन? रमेश ने कहा, मैं एक मछुआरा हूँ, मेरा नाम रमेश है और ये मेरी बेटी आरती है। राजकुमार ने कहा, अच्छा, तो आप आरती के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार हर पल आरती के बारे में सोचने लगे। राजकुमार का किसी काम में मन नहीं लगता था। राजकुमार खुद से कहते हैं, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं आरती को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसकी खूबसूरती, भोलापन, यह सब देखकर तो जैसे जैसे मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। तभी वहां मंत्री आते हैं और कहते हैं, राजकुमार, यह राजकुमार आखिर किस सोच में डूबे हैं? लगता है कोई खास बात है। लगता है अब इस बारे में महाराज से ही बात करनी होगी। राजकुमार बोले, नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप पिताजी को मत बुलाइए। तभी वहां महाराज भी पहुंचते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ मंत्री जी? क्या आप लोग किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं, अब आपको इनकी शादी करा देनी चाहिए। महाराज बोले, अच्छा, तो क्या हमारे पुत्र को कोई लड़की पसंद है? क्यों पुत्र?
राजकुमार महाराज को सारी बात बताते हैं। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई आरती से और उसके पिता ने मेरी जान बचाई। राजा ने कहा, फिर तो हमें आरती के पिता का धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही उनसे मिलकर आरती और तुम्हारे विवाह की भी बात कर लूँगा। इतना सुनते ही राजकुमार खुशी से झूम उठे। क्या सच में पिताजी, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं आरती और उसके पिता को ढूंढने जा रहा हूँ और हाँ, मैं दोनों को साथ लेकर ही लौटूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। राजकुमार रमेश और आरती को तलाशने निकल पड़ता है और इधर रमेश फिर से आरती की आंखों के लिए परेशान होता है। रमेश आरती से कहता है, चल बेटी, आज मैं तुझे चमत्कारी बाबा के पास लेकर चलता हूँ। वह तेरी आंखों को ज़रूर ठीक कर देंगे। आरती ने कहा, बाबा, आप पहले भी मुझे कितने बाबाओं के पास ले जा चुके हैं, पर मेरी आंखें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। रमेश बोला, बेटी, क्या पता, हो सकता है कि यह बाबा तेरी आंख ठीक कर दे। देख, हमें कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। चल, चलकर देखते हैं क्या होगा। आरती बोली, ठीक है बाबा, हम यह कोशिश करके भी देख लेते हैं। चलिए, चलते हैं। रमेश और आरती अब चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। आरती चलते चलते थक जाती है, इसलिए वो रमेश से कहती है, बाबा, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। रमेश बोला, कोई बात नहीं बेटी, हम थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे, ठीक है ना। आरती और रमेश एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है। अरे वाह, इंसान, वो भी दो दो। इनकी बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश कर दूंगा। राक्षस अपने जादू से उन दोनों के चारों ओर आग का घेरा बना देता है। रमेश की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। तभी आरती को कुछ महक आती है, तो आरती अपने बाबा से कहती है, बाबा, यह गंध कैसी है? उठिए, देखिए, जलने की बू आ रही है। रमेश उठा तो घबरा कर कहने लगा, अरे बेटा, हमारी चारों तरफ तो आग लगी है, पर आग यहाँ कैसी लगी? राक्षस हंसते हुए बोला, यह आग मैंने लगाई है। तुम दोनों की बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश करूंगा। राक्षस यह कहकर वहां से चला जाता है। रमेश आरती से कहता है, बेटा, बेटा तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। रमेश को कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे वो छलांग लगाकर आग के घेरे से बाहर निकल आता है। आरती चीखने लगती है, बाबा, बाबा, मुझे बचाइए बाबा। रमेश बोला, बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी अभी कहीं से पानी लेकर आता हूँ। रमेश इधर उधर दौड़ दौड़ कर देखता है, तभी उसे एक कुआं नजर आता है। वो जल्दी से उस कुएं से पानी निकालता है और आग पर डालने लगता है। धीरे धीरे करके आग बुझ जाती है। रमेश आरती के पास जाकर पूछता है, बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? यह सब मेरी ही गलती है। ना मैं तुझे चमत्कारी बाबा के पास ले जाने की जिद करता और ना ही यह सब कुछ होता। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। आरती बोली, बाबा, अब माफ़ी मत मांगिए। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है, आप भी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए, अब हम घर वापस चलते हैं। आरती और रमेश अब वापस घर जाने लगते हैं। तभी कुएं से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे बचा लो, मुझे ऐसे छोड़ कर मत जाओ, मेरी मदद करो। रमेश चौंक कर कहने लगा, अरे, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है कि आवाज़ इस कुएं से आ रही है। रमेश कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। अरे, कौन है यहाँ जो हमें आवाज़ दे रहा है? फिर आवाज़ आती है, रस्सी ऊपर खींचो, रस्सी ऊपर खींचो। रमेश तुरंत रस्सी ऊपर खींचता है। अरे, इस बाटी में तो एक सुनहरा रंग का सेब है, पर यह कुएं में आया कहाँ से?
तभी उस सेब से आवाज़ आती है, मैं एक परी हूँ। मैं जब इस जंगल में घूम रही थी तभी एक राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और अपने मायावी जादू से मुझे सुनहरे सेब में कैद कर दिया ताकि बाद में वो मेरी बलि दे सके। रमेश बोला, तो अब तुम इस सेब से कैसे बाहर आओगी? परी ने कहा, अगर कोई एक इंसान बिना छुए बिना देखे सेब को खा ले तो राक्षस का जादू टूट जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। रमेश कुछ क्षण सोचता है, फिर बोला, बिना छुए बिना देखे कोई भला कैसे खा सकता है? यह तो असंभव है। तभी आरती रमेश से बोली, बाबा मैं समझ गई हूँ, इसका जादू कैसे तोड़ना है। आप इस सेब को उठाकर मुझे खिलाइए। रमेश ने कहा, लेकिन बेटी शर्त के अनुसार तो। आरती बोली, बाबा सब ठीक होगा, बस जैसा मैंने कहा है आप वैसा ही कीजिए। फिर रमेश उस सेब को उठाता है और आरती को खिला देता है। जैसे ही आरती सेब खाती है, परी आज़ाद हो जाती है। परी आज़ाद होते ही बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भले इंसान, तुमने मुझे मायावी जादू से आज़ाद कर दिया। रमेश बोला, लेकिन बेटी यह कैसे हो गया? इसका जादू कैसे टूट गया? आरती बोली, बाबा आपने सेब मुझे अपने हाथ से खिलाया और मैंने बिना छुए सेब को खाया। क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ इसलिए मैंने बिना देखे सेब को खाया है। इस तरह से मैंने बिना छुए बिना देखे सेब को खाया और जादू टूट गया। परी ने आरती से कहा, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे इस जादू से आज़ाद किया, इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकती हो। आरती बोली, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मैं अपनी आँखों से दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी आँखों को ठीक कर सकती हैं? परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से जादू किया कि आरती तुरंत कहने लगी, बाबा मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाबा देखिए ना, मेरी आंखें एकदम ठीक हो गईं। रमेश भी बहुत खुश हुआ और परी से कहने लगा, अरे अरे परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जीवन भर की चिंता को एक पल में छू मंतर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? बहुत बहुत धन्यवाद परी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आरती बोली, बाबा मैं कहती थी ना कि आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक कर देंगे वो। और आज देखिए ऊपर वाले ने परी के रूप में आकर मेरी आंखों को ठीक कर दी। रमेश बोला, आरती बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास किया जाए तो वह खाली नहीं जाता है। परी ने कहा, हाँ, विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। ऊपर वाले ने हम सबको धरती पर एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे की मदद करने और अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। परी यह कहकर अब आसमान में उड़ती हुई गायब हो जाती है। दूसरी ओर राजकुमार आरती को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। इतनी देर से मैं आरती की तलाश कर रहा हूँ, पर वो अब तक उसका कोई पता ही नहीं चला। आखिरकार वह रहती कहाँ है? राजकुमार यह सब सोच ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें रमेश और आरती मिल जाते हैं। अरे आरती, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। रमेश ने कहा, अरे राजकुमार, आप यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? राजकुमार ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, मैं आप दोनों को ही ढूंढ रहा था। देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी आरती बहुत पसंद है। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे? रमेश बोला, लेकिन राजकुमार, मेरी बेटी तो अंधी है, क्या आप एक अंधी लड़की से शादी करेंगे? राजकुमार बोला, देखिए आरती की इस एक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के मन की दृष्टि ही सब कुछ होती है। आरती चुपके से अपने बाबा की बात सुनकर उससे कहती है, बाबा आप राजकुमार से झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं बता रहे कि अब मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है? रमेश बोला, अरे बेटी, मैं तो राजकुमार की परीक्षा ले रहा था। तभी राजकुमार बोले, यह आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? रमेश बोला, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रमेश राजकुमार को सारी बात बताता है।
राजकुमार भी खुश होते हुए कहता है, क्या सच में आरती की आंखों की रोशनी ठीक हो गई? अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। रमेश ने कहा, हाँ राजकुमार, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। देखना चाहता था कि आप मेरी बेटी की कमी के साथ उसे अपनाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि जीवन केवल ऊपरी दिखावे या सुंदरता से नहीं चलती, बल्कि एक दूसरे की कमियां को भी अपनाना पड़ता है। राजकुमार बोले, हाँ, यह बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं सच कहूँ तो मुझे आरती की अच्छाई, इसकी सादगी, इसका भोलापन ही बहुत पसंद आया। अगर इसकी आंखें वापस ना भी आती तो भी मैं आरती से विवाह ही करता और हमेशा इससे प्रेम करता। अब राजा राय बहादुर राजकुमार समयराज और आरती की शादी धूमधाम से करा देते हैं और दोनों खुशी खुशी राजमहल में एक साथ रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।